बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रशीद साफ़ी। आप देख रहे प्रोग्राम 7वां दिन। आज हमारे मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान के मायनाज मुआलिज, वबाई अमराज और अमराज सीना के माहिर डॉक्टर शाज़ली मंजूर साहब हमारे मेहमान होंगे। उनसे हम जानेंगे कोरोना की जो मौजूदा सूरत हाल है, वैक्सीनेशन का जो अमल जारी है और आने वाले दिनों की जो सूरत हाल है, जो फोरकास्ट है, इन तमाम मौज़ूआत पर उनसे बात होगी। उनका वक्त बहुत ज़्यादा कीमती है, इसलिए उनका वक्त मैं ज़ाया नहीं करना चाहता। उनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं और आपके जहनों में जो सवालात है, मेरी कोशिश होगी कि उनके सामने रख के और उनसे उनकी माहिराना राय हम सुने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम रशीद। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने इतनी मसरूफ़ियत में हमें टाइम दिया। ऑक्सीजन की टीम आपकी मशकूर है डॉक्टर साहब। मैं आप लोगों का बहुत मशकूर हूँ कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों तक जो है ये इन्फॉर्मेशन आप अपने चैनल के थ्रू भेज रहे हैं और ये किस्म का सदका जारी है। तो मेरे लिए टाइम ये भी बहुत कीमती है कि मैं आपको दूँ। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप भी बज़ाते खुद एक जिहाद के अमल में मसरूफ़ है। अल्लाह ताला आपको मज़ीद हिम्मत और ताकत दे। हम आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, मौजूदा सूरत हाल जो है कोरोना का, हुकूमत तो कल ऐलान कर चुकी है कि बहुत सारे अज़ला में स्कूल भी मंडे से खुल रहे हैं और इसके बाद जून में मज़ीद ये सिलसिला वो खोलना चाहते हैं। शादी हाल्स के बाहर जो है शादियों की तकरीबात की भी इजाज़त मिल गई है। तो क्या ख़तरा टल गया है पाकिस्तान में? सूरत हाल क्या है, हम आपसे जानना चाहेंगे। जी रशीद, देखें, जैसे ही ईद से अगर आप 2-3 दिन पहले और जो हुकूमत ने लॉकडाउन किया और सारी चीज़ें जो हैं वो बंद हो गई थी, उस टाइम तक जो था बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन था, इन्फेक्शन रेट ज़्यादा था, अमवात बहुत ज़्यादा थी। और फिर जब ईद की तातीलात आई तो आपने देखा कि इसमें कमी हो गई और अभी कुछ दिन हुए हैं कि हम उसमें से निकले हैं। पिछले साल अगर आपको याद हो तो आप लोगों के ही प्रोग्राम से और जो मीडिया के थ्रू हमने ये बात कही थी, डॉक्टर्स ने, माहिरीन ने, कि जब ये छुट्टियां ख़त्म होंगी तो एक डर और खौफ होगा कि ये खुदा न खास्ता लहर जो है वो तेज़ी से बढ़े, क्योंकि लोग अपने अपने घरों में गए, दफ्तरों में छुट्टियां थीं, स्कूलों में छुट्टियां थीं, बाकी जो जगहें हैं जिस तरह कोई मॉल्स हैं या मार्केटें हैं वो काफ़ी हद तक बंद थीं, तफरी मकामात बंद थे। तो लास्ट ईयर भी हमें ये देखा कि हफ़्ते 2 हफ़्ते बाद एकदम से उसकी लहर में शिद्दत आई और काफ़ी जो है इन्फेक्टिविटी रेट भी ज़्यादा हो गया और हमने देखा कि अमवात भी ज़्यादा हुई। इस वेव में चूँकि ये तो उससे भी बहुत डेडली वेव है और तो इसमें हमें यही डर है कि ये 1-2 हफ़्ते हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं इस नौइयत से कि जैसे ही आप ये चीज़ें खुलेंगी लोग अपने अपने कामों से आएंगे, क्योंकि तातीलात के बाद कुछ लोग लेट भी अपना ज्वाइन करते हैं, तो चाहे वो कारोबार हो या ऑफिस हो या जो भी हैं, तो उसमें ये 1.5-2 हफ़्ते हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और छुट्टियों पे जाने से पहले भी मैंने एक प्रोग्राम में कहा था कि ये हमें डिफ़ाइन कर देगा ये 2 हफ़्ते कि हम कहाँ पे खड़े हैं। तो अभी उसकी शुरुआत है और जैसे मैं अपने जब हमने क्लोज़ किया ईद की तातीलात में और अब देखा तो जो केसेस हैं उसमें इतनी कमी नहीं है। मतलब ज़ाहिर बात है हमारे यहाँ जो एडमिशन है वो कम है और जो क्रिटिकल मरीज़ हैं वो कम है, लेकिन अगर हम ओपीडी में और डेली रोज़मर्रा मरीज़ों को तो आता जाता देख रहे हैं जो इलाज के लिए आ रहे हैं, वो कोविड की तादाद उसी तरह ऐसा ऐसा बढ़ रही है। तो ये 2 हफ़्ते हमें बता देगी कि हमारी डेस्टिनी क्या है, हमारी किस्मत क्या है कोविड रिलेटेड। जी डॉक्टर साहब, हुकूमत का दावा है, अगरचे आप, मुझे इल्म है कि इस किस्म के बयानात से आप बहुत एहतराज़ करते हैं, एहतियात करते हैं, लेकिन हुकूमत ये दावा कर रही है कि ईद की छुट्टियों में SOPs पे बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक अमल दरामद हो चुका है। इसलिए जो इनकी जो लॉकडाउन में नरमियाँ हैं या जो इनके डिसीजंस आए हैं, उसकी बुनियाद पे हुकूमत ने ये फ़ैसले लिए हैं। आप बहैसियत मुआलिज और इस मर्ज़ के माहिर के, आप क्या समझते हैं कि ईद की छुट्टियों में पाकिस्तानियों ने वाकई जो है एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ा था? देखिए, हुकूमत बहुत सारे प्रेशर्स में आ जाती है और बाज़ फ़ैसले जो होते हैं उनके प्रेशर में वो कर जाते हैं।
लेकिन जहाँ तक आवाम का ताल्लुक है, आपने भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि चूँकि इंटरसिटी और प्रोविंशियल जो ये ट्रांसपोर्टेशन थी इंटर प्रोविंशियल, वो बंद हुई थी। फिर ऑफिसेज़ और बाकी चीज़ें सारी जो थी तफरीह मकामात बंद थे। लेकिन हमने ईद की छुट्टियों में ये देखा कि लोग सड़कों पे निकल आए। जो नज़दीक कोई भी ऐसे जगह थी, कोई पार्क्स थे या कोई थी, वहाँ पे लोग हो गए। और ज़ाहिर बात है इस दौरान पुलिस की नफरी और इनकी भी कम रही। ज़ाहिर बात है वो भी तातीलात में थे, उनको भी हर जगह वो जा नहीं सकते, देख नहीं सकते। तो हजूम हमने देखा सड़कों पे, मोटरसाइकिलें बहुत थीं, लड़के मतलब जो थे और जो फैमिलीज़ थी वो बहुत ज़्यादा निकली हुई थी। तो जहाँ तक उनकी SOPs थी, मैंने तो कोई ऑब्ज़र्व नहीं की। इक्का दुक्का वाक़यात हमने देखे। और चूँकि मैं इस्लामाबाद के बारे में आपको ज़्यादा बता सकता हूँ कि पुलिस की नफरी आई और उन्होंने उनको वहाँ से हटाया। लेकिन बाकी जो शहर हैं, जिस तरह पिंडी में हमें दोस्तों यारों और एक दो दफ़ा में जाने का इत्तफाक हुआ, तो वहाँ तो कोई SOPs मैंने नहीं देखे। पिंडी के भी मुख्तलिफ जो है मैंने जगहों का गए, अपने कुछ मसरूफियत थी, वहाँ पे जाके देखा लोगों से। तो वहाँ पे ये था कि हमें कोई SOPs नहीं मिले। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई लोगों ने इतना अच्छा SOPs किया होगा। ये सारा कुछ आपको लॉकडाउन की वजह से चीज़ें नज़र आई हैं। लेकिन जहाँ तक लोगों का निकलना है, जाना आना, उस पर कोई ख़ास मेरा नहीं ख्याल। हाँ, तफरीह मकामात बंद थे, लेकिन लोगों ने उसका अल्टरनेटिव ढूंढा हुआ था और वो अल्टरनेटिव जगहों पे जा रहे थे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये पूछना था कि मुख्तलिफ वेरिएंट्स की बात होती है। हमारे पड़ोस में इंडियन वेरिएंट ने बहुत बड़ी तबाही मचा रखी है, और इससे पहले UK का जो वेरिएंट था वो भी पाकिस्तान पहुंच चुका था। आप दिन में, हमें ज़ाती तौर पे मैं जानता हूं कि आप सैकड़ों मरीज़ कोरोना से के देखते हैं और आप उनको स्टडी करते हैं, नोट करते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त किस वेरिएंट के तहत ज़्यादा मरीज़ डॉक्टरों से रुजू कर रहे हैं या इफ़ेक्ट हो रहे हैं? आपकी स्टडी क्या बता रही है डॉक्टर साहब? देखिए, इस टाइम जो हमारी मैक्सिमम अगर आप वेरिएंट देखें तो वो UK वेरिएंट ही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अपना कोई वेरिएंट नहीं आया, और ना इस टाइम पे कोई केस रिपोर्ट हमारे पास इंडिया की आई है। कहीं इक्का दुक्का वाक़या कहीं अगर पूरे मुल्क में आया हो तो मुझे उसकी खबर नहीं है। लेकिन चूँकि मरीज़ मैं बहुत देखता हूँ, वो UK वेरिएंट ही चल रहा है। तो अल्लाह ना करे कि हम ये इंडिया का वेरिएंट देखें। और जो UK वेरिएंट है वो अपना डेफिनेटली, अगर हम अपने SOPs और ये सारा कुछ करते रहे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कुछ चंद हफ्तों में इसकी दवाओं में भी कमी आ जाएगी और इसका भी एक प्लेटो हो के ये दब भी जाएगा। जी डॉक्टर साहब, ये पूछना था कि जब हम तकाबली जायज़ा लेते हैं पाकिस्तान और इंडिया का और रीजन के बाकी ममालिक का, तो ये क्या वजह है? आप तो इस बात की सख्ती से, मुझे इल्म है कि तरदीद करते रहते कि जो एक हार्ड इम्यूनिटी का पाकिस्तान में जो एक तासुर था कि हम पाकिस्तानी जो है कम वबाई अमराज से मुतासर होते हैं और आसपास के जो तरक्की याफ्ती ममालिक है या जो हमारे पड़ोस में हैं वो ज़्यादा मुतासर होते हैं। ये पाकिस्तान में अल्लाह ताला की करम ही हम इसको समझे कि नहीं, वाकई पाकिस्तानियों की जो सेहत है वो ज़्यादा बेहतर है और वबाई अमराज के मुकाबला करने के लिए ज़्यादा फ़ाल है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें बहुत सारी वजह हैं। एक तो जो आपने ख़ुद ऐसी बात की, ज़ाहिर बात है कोई ख़ास अल्लाह का करम है हमारे ऊपर। मैंने पिछले साल भी ये बात मेरे ख्याल से आपने पूछी थी या किसी और चैनल पे भी मैंने कहा कि ये एक फैक्टर है हमारे ऊपर, अल्लाह का कोई करम है। अब इसकी डिटेल में तो मैं नहीं जा सकता। दूसरी सबसे बड़ी वजह शीद ये है कि हमारे यहाँ यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है। 70 to 75% यंग पॉपुलेशन है। तो जो पहला अगर हम वेव देखते हैं तो वो ज़्यादातर बूढ़े लोगों में और वो उन लोगों में जिनको ज़्यादा मेडिकल प्रॉब्लम्स थी उसने अटैक किया। दूसरी लहर में ऐसा ऐसा ये नौजवानों तक आया और अब तीसरी लहर में हम नौजवान देख रहे हैं। तो एक तो ये वजह, दूसरी वजह ये है। दूसरा ये कि हमारी पॉपुलेशन बड़ी स्कैटर्ड पॉपुलेशन है। अल्हम्दुलिल्लाह जब रिहाइश होती है तो घर दूर दूर होते हैं। अगर गांव की तरफ, विलेजेस की तरफ चले जाएं तो लोग दूर दूर रहते हैं। तो अच्छी एनवायरनमेंट है,
पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, या अगर हम यूके की तरफ चले जाएं, यूरोप की तरफ, तो उनके यहाँ आपने देखा है कि कंजेस्टेड जगह होती हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, तो उनके यहाँ ट्रैवलिंग भी बहुत कंजेस्टेड होती है, उनकी ट्रेनों की सिस्टम देखें, बाकी देखें। हमारे यहाँ इस तरह की चीज़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप इस्लामाबाद, पिंडी या इससे मुल्का इलाके भी देखें तो लोग दूर दूर रहते हैं और उनका कोई इतना ज़्यादा एक दूसरे में मेल मिलाप नहीं होता, और मेल मिलाप ज़्यादा जो आप देखते हैं वो तकरीबात में होता है। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। और इम्यूनिटी के लिहाज से मैं समझता हूँ कि हम लोग बाकी दुनिया के लिहाज से खुराक में अच्छे हैं। मैं समझता हूँ हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली अगर सिस्टम है तो हम लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। हमारे जो साथ वाले जो घर के बाकी लोग हैं, चाहे वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं या हमारे बाकी जो घर में रिलेटिव्स हैं वो, और या हमारे जो नेबर्स हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। एक मैं समझता हूँ कि हम लोग हर चीज़ में इतना ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि हमें कोई इतनी वो नहीं होती कि हम ठीक रहते हैं, मतलब हम खुश रहना चाहते हैं। तो ये चीज़ें भी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं और लोगों से हम मेल जोल रखते हैं। फिर हमारा और निज़ाम होता है, हम लोगों की खुशी गमी उसमें जाते रहते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं इंसान के ज़हन के ऊपर। ये वायरस ज़्यादा जो अटैक करता है ना, ये मैंने अपने 1-1.5 साल के तजर्बे में देखा है कि ये ज़्यादा अगर ज़हन आपका ख़राब हो जाए, किसी के मेंटली आप ठीक ना रहें, इस बीमारी को अपने ऊपर हावी कर लें, तो ये बीमारी को बहुत तेज़ी ये बीमारी अटैक कर देती है मरीज़ को। तो एक ये भी फैक्टर हो सकता है। बाकी वायरस है मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ तरीके से अटैक करेगा। किसी शहर में ये ज़्यादा होगा, लोगों के मेल जोल से, किसी में कम होगा। तो ये कुछ वजूहात समझ आती है। एक्चुअल तो हमें नहीं पता। अगर हम इंडिया को कंपेयर करें तो उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उनका गुर्बत का लेवल बहुत ज़्यादा है, उनके यहाँ कंजेस्टेड घर है। अगर वो ट्रेन पे सफ़र करते हैं तो हज़ारों लोग जो इकट्ठे सफ़र कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में उसकी निस्बत ये चीज़ें हमें कम नज़र आती हैं। डॉक्टर साहब, आपने ज़िक्र किया अपनी गुफ्तगू में कि इस वेरिएंट ने बड़ी उम्र के बाद जो है नौजवानों को और फिर बच्चों के भी जो है केसेस आपके पास आते रहे हैं। ये हम देखने वाले आपसे ये ज़रूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि ज़्यादा जो बेहतियाती है वो यंगस्टर से और बच्चों की जानिब से हो रही है, और अब दोबारा स्कूल खुलने की भी बातें हो रही है। तो आप क्या एडवाइस करेंगे वालिदैन को, नौजवानों को और बच्चों को ख़ुसूसी तौर पर? हमें क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें कि जो जिस तरह अभी तक हम मुकाबला कर रहे हैं, और रीजन में उन ममालिक में शामिल है जो बेहतर मुकाबला कोविड का कर रहा है, जो ममालिक, तो हम क्या मज़ीद करें कि ये बच्चे और नौजवान आने वाले दिनों में कोविड से बचे रहें? अच्छा, रशीद, आपका सवाल बहुत अच्छा है। इसमें थोड़ी सी मैं बात कर दूं कि मैंने कहा ना कि नौजवानों में अब आ रहा है इस थर्ड वेव, लेकिन अब ये हम रिसेंटली देखना शुरू कर दिए कि बच्चे इसमें इन्फेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं या अफेक्टेड ज़्यादा हो रहे हैं। आज भी अगर मैंने बहुत सारे मरीज़ देखे हैं तो उसमें एक ख़ानदान के मैंने सारे जितने बच्चे थे उस फैमिली के, वो 4-5 जो मेरे पास आए थे वो अफेक्टेड थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गए 1 हफ़्ते की ट्रीटमेंट के बाद। तो अब ये ऐसा ऐसा अपने आप को चेंज कर रहा है, ये बच्चों की जानब बढ़ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बच्चों में इसने ख़तरनाक शक्ल नहीं अख्तियार की। तो इसलिए जो आप अभी शुरू में बात कर रहे थे कि हमें अभी आया ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खोलने चाहिए, नहीं खोलने चाहिए, हम लोग जो तफरी मकामात हैं या जो शादी ब्याह की जगह उनमें हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जो बच्चे होते हैं वो जल्दी इन्फेक्ट हो जाते हैं और उनमें बीमारी ना भी हो लेकिन वो बहुत जल्दी से लोगों को फैला सकते हैं। तो मुझे डर है कि ये जो अभी वेव चल रही है, और WHO ने अभी रिसेंटली अगर आप पढ़ें उन्होंने कहा है कि ये बहुत डेडली वेव है और इसको उन्होंने पूरे साल के लिए ख़तरनाक कर दिया है। तो ये ना हो कि ये म्यूटेट कर रहा हो और अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके अब नौजवानों से बच्चों में मुंतकिल ये हो रहा है और कहीं उसमें शिद्दत ना अख्तियार कर ले। तो मेरे आपके प्रोग्राम में तो यही जो है लोगों के लिए नसीहत होगी कि आप SOPs जारी रखें और उन मकामात पे ना जाएं जहाँ पे
हजूम होता है, जहाँ पे शॉपिंग मॉल्स हैं, शादियों की है तकरीबात हैं। मेरा ख़्याल है कि अभी भी हमें यही चाहिए कि शादी ब्याह की तकरीबात हम सादगी से मनाएं। और बाज़ारों में जो हजूम है, अब तो जो इनका गवर्नमेंट ने खोला है वो 8 बजे तक मेरे ख़्याल से कर दिया है। हमारा कौम का एक और बड़ा मसला होता है कि हम जो है टाइमिंग पे कोई काम नहीं करते। मतलब मैं अपने आप को भी उसमें शामिल कर लेता हूँ। अगर 8 बजे दुकान ने बंद होना है तो हम 8 बजने में 5 मिनट पे पहुँचेंगे और हजूम वहाँ पे हो जाएगा। लास्ट मिनट शॉपिंग होती ईद की, और जब रमज़ान शुरू होता है तो लास्ट मिनट में सारी चीज़ें आप करते हैं। तो अपने आप को अपने सेफ करना है, और ना सिर्फ अपने आप को बल्कि दूसरों को भी बचाना है। तो वो आप उस सूरत में कर सकते हैं कि गवर्नमेंट के हिदायत हैं या डॉक्टर्स के हिदायत हैं या माहिरीन की या आपके चैनल के तवज्जुह से कि अपने SOPs करें ताकि आप अपने आप को भी बचाएं, और जो आपके घर में आपके रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं या जो बूढ़े अफराद हैं उनको भी बचाएं। जी नाजरीन, डॉक्टर शाज़ली मंजूर साहब इंतहाई मुफीद गुफ्तगू कर रहे हैं कोविड से मुकाबला और कोविड से बचने के हवाले से। इनसे हमारी ये गुफ्तगू इसी तरह जारी रहेगी, लेकिन इस वक्त प्रोग्राम में एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाज़ली मंजूर साहब। डॉक्टर साहब, आपने जो वक्फे से जाने से पहले आप फरमा रहे थे कि खुराक यानी डाइट का भी बड़ा अमल दखल होता है। ये हमें बताइएगा कि आम तौर पे अब हमें सुनने में ये बात आ रही है कि प्रोटीन ज़्यादा लेने से मुदाफ़ियत बढ़ती है, और इसके साथ एक तो ये हमें एक्सप्लेन कर दे कि वाकई ज़्यादा प्रोटीन लेने से इस मर्ज़ का ज़्यादा बेहतर अंदाज से मुकाबला किया जा सकता है, और एक मुतवाज़न डाइट आप क्या कहेंगे किस तरह कि हम ले जो कोविड का ज़्यादा बेहतर अंदाज से हम मुकाबला कर सकें? अच्छा, उसमें ये है कि आप ये बैलेंस डाइट जो है फ्रूट्स के ज़रिए, वेजिटेबल्स के ज़रिए जो है आप लें। आप दालें हैं, सब्ज़ियां हैं, इसके अलावा आप मछली बहुत अच्छी खुराक है प्रोटीन के लिए। चिकन आप ले सकते हैं, अंडा ले सकते हैं। इसके अलावा ये है कि छोटे गोश्त की कम मिकदार और बड़ा गोश्त नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, मुज़र सेहत है। तो अगर आप बैलेंस डाइट करें, कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि हम प्रोटीन्स लेंगे तो हमें कोरोना से जो है वो फाइट करने में इम्यूनिटी बढ़ेगी। इम्यूनिटी एक बैलेंस डाइट के साथ बढ़ती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इम्यूनिटी बढ़ाने की एक्सरसाइज है, और एक्सरसाइज में सिर्फ अगर हम वॉक करें और वो 30 मिनट करें, वो बेहतर है कि हम जिम जाएं या कोई और किसी किस्म की एक्स्ट्रा वर्जिश करें। और तीसरी चीज़ है हमारे जिस्म की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, वो नींद है। अगर कोई भी शख्स 6 से 8 घंटे नींद करता है तो उसके जिस्म को रेस्ट मिलता है और जिस्म फिर से तवाना होके और वो अपनी रोज़मर्रा की जो है वो अपने काम में लग जाता है। तो उसको रेस्ट चाहिए, उसको एक्सरसाइज चाहिए और उसको अच्छी खुराक चाहिए। बाकी जो ये टोटके हैं हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, लोग हमें बताते हैं, इसका कोई एक्स्ट्रा लेने का कोई मतलब फ़ायदा नहीं है। सिर्फ हम ये कर सकते हैं कि जो विटामिन हम दे सकते हैं उन मरीज़ों को या उन लोगों को जो बूढ़े हैं या वो खुराक अच्छी नहीं लेते या उनको मल्टीपल मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं। जी डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, वैक्सीन पे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो इस वक्त आप जैसे डॉक्टर कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में, जो फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं और मरीज़ों की जान बचा रहे हैं, अद्वियात के बारे में हम जानना चाहेंगे कि इलाज आप जैसे माहिरीन किस हद तक आप लोग को उबूर हासिल हुआ है कि कोरोना के पेशेंट की, अगरचे उसकी दवाई तो अभी नहीं बनी है, लेकिन आप मुख्तलिफ़ दवाइयों के ज़रिए हमने देखा है कि सैकड़ों मरीज़ तो क्या हज़ारों मरीज़ों की जानें अल्लाह की फ़ज़ल से आप लोग बचा चुके हैं। तो वो आप लोग उसमें जिसको एक्सपर्टीज़ कहते हैं, क्या कोरोना के इलाज के हवाले से वो एक्सपर्टीज़ आपके पास आ रही है? रिसर्च आपको क्या बता रही है? इस वक्त हम किस स्टेज पे खड़े हैं? जी, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। जब पहले ये वेव स्टार्ट हुई थी तो हमें ये डर खौफ था कि इसका इलाज तो कोई भी नहीं है और मरीज़ हमारे पास आएंगे, दुनिया में कहीं इलाज नहीं है, तो खुदा न खास्ता सब लोग मर जाएंगे या वेंटिलेटर पे चले जाएंगे। लेकिन सारा कुछ इसके बरक्स हुआ। देखें, इलाज इसका जो है वो बड़ा सिंपल है। इलाज इसका स्टेजेस में होता है। मतलब मरीज़ आपके पास कितनी जल्दी आया, उसकी बीमारी कितनी ज़्यादा थी, तो उसके मुताबिक आप इलाज करते हैं। रशीद, ये जो वायरस है ना, ये
बेसिकली वायरस आपको नहीं मारता, ये जाता है पहले एक किस्म का नमोनिया करता है और फिर ये मुख्तलिफ अज़ा को डैमेज करता है। तो जो इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, हम उसका इलाज करते हैं। अभी तक इसका इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ। 2-3 चीज़ों ने जो है इसके इलाज में मदद बताई और वो हमारे पास बहुत लेट आई। पहली वेव में तो इतना हमें पता भी नहीं था। एक तो वो स्टीरॉइड थी, वो इन्फ्लेमेशन को कम करती है। दूसरी जो थी वो एंटीवायरल थी। अच्छा, बहुत सारे लोगों को भी अगर आप एंटीवायरल और ये दें तो वो रिकवर नहीं होते। इसमें जो मेन चीज़ है, जो अगर आप मेरा 1-1.5 साल का तजर्बा ले लें, वो ये है कि जितनी जल्दी आपको मरीज़ आएगा और जितनी जल्दी उसका इलाज शुरू होगा, उस कॉम्प्लिकेशंस को बचाने के लिए, अगर उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो उसको ऑक्सीजन दी जाए। अगर उसको निमोनिया हो गया, कॉम्प्लिकेशन है, उसको जो है एंटीबायोटिक की ज़रूरत है वो दें। अगर उसका हार्ट इन्वॉल्व हो गया, गुर्दे, तो उसका इलाज करें। तो अगर आप अगर फेफड़े फेल हो गए तो उसको ऑक्सीजन दें। अगर आप ये फ़ौरन कर लेते हैं और मरीज़ आपके पास टाइमली आ जाता है, 99% चांस होता है कि ये मरीज़ ठीक हो जाएगा। सिर्फ वो लोग कॉम्प्लिकेशन में चले जाते हैं या वो लोग बहुत देर तक बीमार रहते हैं या उनकी अमवात हो जाती है जो आपके पास देर से आते हैं या जिनका इलाज सही नहीं हुआ। तो इसमें बीमारी, और कोई भी अगर रशीद कोई भी बीमारी हो, उसमें जो है जितनी जल्दी आप उस मर्ज़ को पकड़ लेंगे उसका जो है इलाज हो जाएगा। लेकिन इस बीमारी का बाकी बीमारियों से जो है ना मुख्तलिफ इसलिए है कि देखें, किसी को अगर गुर्दे की बीमारी है या दिल की बीमारी है या जिगर की बीमारी या फेफड़ों की कोई बीमारी है और वो क्रॉनिक बीमारी है, तो वो मरीज़ सालों साल उन बीमारी में चलता रहता है और हमारे पास आता रहता है। कभी दवाई हम ऊपर कर देते हैं, कभी दवाई नीचे कर लेते हैं। लेकिन ये बीमारी ऐसी है कि या तो ये मरीज़ घर जाएगा या ये बेचारा डिसेबल हो जाएगा या इसकी मौत हो जाएगी। ये इस तरह की बीमारी है। तो इसमें जितनी जल्दी आप इलाज करेंगे, जितनी जल्दी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएंगे, बजाय इसके कि घर में टोटके करें और लोगों को फ़ोन करके एक दवाइयाँ लें और उनसे पूछें बीमारी आपकी ज़्यादा हो, बेहतर है आप मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं ताकि वो आपका इलाज करे। हमारे पास जो मरीज़ आते हैं जो ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, उनकी वो निस्बतन जो लोग पहले आते हैं उनकी निस्बत ये होता है कि वो लोग बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो लोग पहले टोटके कर रहे होते हैं, लोगों से दवाइयाँ पूछ रहे होते हैं, कोई कॉल करके किसी डॉक्टर से पूछ रहा होता है, उसने मरीज़ भी नहीं देखा होता, वो फिर जो है उसका मर्ज़ बढ़ जाता है और वो ठीक नहीं होते। आपका कहना यह है कि मरीज़ जैसी कोई सिम्टम्स फील करे, मरीज़ या उसका अहल खाना मुस्तनद डॉक्टर ही के पास जाए और टोटकों वगैरह पे वक्त ज़ाया ना करे। एक हम आपसे ये जानना चाहते हैं, ये जो मौजूदा वेरिएंट है, हम कोरोना अब हमारे दरमियान 1.5 साल से रह रहा है और इसके बीच में हम ज़िंदगी गुजार रहे पूरी दुनिया। शरह अमवात पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, या आपका जो तजुर्बा है, इस वेरिएंट में ज़्यादा थे या इससे पहले जो 2 वेरिएंट गुजरे थे उसमें ज़्यादा थे? आपके पास अगर कोई डेटा या आपका तजुर्बा क्या बताता है? देखें, मेरा तजर्बा ये बताता है कि इसमें ज़्यादा जो लोग हैं वो लंबा अरसा बीमार रहे हैं। उनका जैसा हमारे पास पहले और दूसरे में थे, पहले में तो लोग 4 दिन में 5 दिन में ठीक होके आ जाते थे। इसमें जो लोग हैं वो हफ्तों बीमार रहते हैं, डिसेबिलिटी हो जाती है, वो काफ़ी देर ऑक्सीजन पे रहते हैं, उनके फेफड़े बहुत लंबा टाइम लगाते हैं ठीक होने में। जहाँ तक शरह अमवात का ताल्लुक़ है, मेरा नहीं ख्याल कि शरह अमवात अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोई बहुत ज़्यादा, ये मैं अपना तजर्बा आपको बता सकता हूँ। लेकिन इसमें जो डिफरेंस मैंने देखा है और वो उसकी मैंने आपको रीज़न बता दी कि देर से मरीज़ आ रहे हैं और ये वेरिएंट बहुत शिद्दत का है और इसमें मरीज़ जो हमारे पास आते हैं वो 2 दिन में ही इतने बीमार हो जाते हैं कि वो जो है आईसीयू में पहुँच जाते हैं और हाई फ्लो ऑक्सीजन पे चले जाते हैं या वो CPAP और BiPAP की मशीनों पर चले जाते हैं। तो ये उसकी शिद्दत ज़्यादा हुई है। इसीलिए मैं आपको बार बार आपके प्रोग्राम से कह रहा हूँ कि जैसे ये इस वेव में जो लोग बीमार होते हैं, उनमें खांसी ज़्यादा हो जाए, सांस ज़्यादा ख़राब हो, बुखार तेज़ हो, फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं। अमवात की शरह मेरे ख्याल से 19-20 का फ़र्क होगा, ज़्यादा नहीं है इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, आप पोस्ट कोविड डिजीज़ की तरफ आते हैं। कुछ तो हमारे यहाँ मिथ्स भी बड़े जल्दी आम हो जाते हैं, अफवाहें फैल जाती है, लोग माहिर डॉक्टर्स के पास जाने की बजाय ख़ुद से ही अंदाज़े लगाना शुरू कर देते हैं। आपका क्या तजुर्बा है पोस्ट कोविड डिजीज़ का? लोग कहते हैं कि कमज़ोरी लाहक हो गई, कोई कहते हैं कि क्लॉटिंग का मसला हो गया, कोई कहते हैं कि दिल के अमराज लाहक हो गए। आपका तजुर्बा क्या बताते हैं, कितना संगीन है पोस्ट कोविड डिजीज़ का जो एक सिनारियो बना है? आप इसके बारे में हमें थोड़ा सा बता दें।
जी, इसका जो रेशियो है ना तनासब, मेरा नहीं ख्याल कि ये बहुत ज़्यादा, हमने पिछली वेव में भी देखा था, सेकेंड वेव में भी देखा था। उन लोगों में हम ज़्यादा देखते हैं पोस्ट कोविड सिंड्रोम, जिसमें जिन लोगों को मल्टीपल मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हार्ट के मरीज़ भी आते हैं, गुर्दों के मरीज़ों को भी हमने ट्रीट किया, ट्रांसप्लांट के भी मरीज़ों को हमने ट्रीट किया। कोई ख़ास पोस्ट कोविड सिंड्रोम नहीं है हमारे पास। हाँ, इक्का दुक्का अगर डेली हम 100-150 मरीज़ देखते हैं तो उसमें यंग लोग भी, बूढ़े भी आ जाते हैं कि जी हमारे यहाँ कमज़ोरी होगी, हमारे टांगों में या हमारे जिस्म में, या किसी को ब्लड प्रेशर थोड़ा ज़्यादा हो गया, या कोई शुगर्स ज़्यादा हमने देखी हैं इसमें। तो लेकिन वो वक्त के साथ साथ 2-3 महीने में सेटल हो जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसा मतलब केस हमने इतनी तादाद में नहीं देखा। फिर मैं यही कहूँगा कि उनकी शरह बहुत कम है, और उसकी बीमारी की एक वजह है, हर जिस्म एक मुख्तलिफ होता है। वो छोटी बीमारी भी अगर उसको किसी मरीज़ को लग जाए उसके लिए बड़ी हो जाती है, किसी को बड़ी बीमारी भी हो जाए तो वो उसको फील नहीं करता। तो हर मरीज़ डिफरेंट होता है। अगर मैं उसको तनासब में लें तो मैं नहीं समझता कि कोई ख़ास ऐसी इस टाइम की कोई बहुत बड़ी चीज़ इसमें मैं डॉक्टर साहब, देखूँगा मैं या इसमें ज़ाती शिफ्ट मुशाहिदे की बात करना चाहूँगा कि मुझे भी फ़ील हुआ था हफ़्ता 10 दिन बाद जो कोरोना से सेहतयाबी के बाद कि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लाहक हो गई। लेकिन फिर दवाइयाँ खाने और आप जैसे माहिर डॉक्टर से रुजू करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो कैफियत बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इंसान को कोई दायमी कोई सवेर कोई और बीमारी ना हो और कोविड में मुब्तला होने के फ़ौरन बाद बर वक्त उसका इलाज और बेहतर इलाज हो जाए तो ये कोविड से हमेशा के लिए यानी उस पर उनके असरात बाकी नहीं रहेंगे। जी रशीद, चलें आज ही की एग्जांपल दे देता हूँ। काफ़ी मरीज़ मेरे पास आए हैं, उसमें ख़वातीन भी थीं, कोई बैंकर्स थे, कोई अपने ऑफिस में हो, तो उनको यही था कि डॉक्टर साहब हम कब अपने बिज़नेस पे जाएं, हमने अपने तो मतलब वो जाने के लिए तैयार हैं। देखें, मैं आपके प्रोग्राम से एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ ये मिसकंसेप्शन है, ये सोशल मीडिया पे डिसइंफॉर्मेशन बहुत चलती हैं कि जी दवाई दी तो उससे बड़ी कमज़ोरी हो गई और हम ये रह गए और हमारे अंदर मतलब एक किस्म पता नहीं कोई वो हो गया। देखें, इंसान का जिस्म कमज़ोर बीमारी से होता है, उसकी बीमारी की वजह से वो कमज़ोर होगा और बीमारी की वजह से वो अस्पताल आएगा, बीमारी की वजह से उसकी खुदा न खास्ता मौत हो सकती है। दवाइयाँ आपके जिस्म में जाएंगी, हाँ उनके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, वो जैसी दवाइयाँ आपके जिस्म से निकल जाएंगी मरीज़ ठीक हो जाता है और वो अपनी जगह। जो बीमारी होती है उसका इफ़ेक्ट आपको रहता है, वो कुछ अरसे रहता है और फिर जिस्म खुद से ठीक होने। एक अल्लाह ताला का नेचुरल फिनोमेना है कि जब भी कोई बीमार होता है तो हीलिंग प्रोसेस अल्लाह की तरफ से भी होता है, जिस्म खुद भी हील हो जाता है। तो कुछ लोगों में कमज़ोरी और कुछ लोगों में ये जैसा आप बता रहे हैं कि खाना कम खाना और वो चीज़ें रहेंगी 1-2 हफ्ते और फिर वो खुद हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। जैसा मैंने आपको अपना और आपने अपना तजर्बा भी बता लिया, आपके पूरे घर का तजर्बा भी आप बता सकते हैं। तो ये कुछ दिन रहता है और बाज़ लोग इतने बाहिम्मत होते हैं कि वो आज भी कितने लोग आके मुझे कहते हैं, रोज़ाना आते हैं कि डॉक्टर साहब हमने जो अपने काम पे वापस जाना है, हम चले जाएं। हम रोक रहे होते हैं उन्हें कि आप 1 हफ्ता और रेस्ट कर लें, कोई बात नहीं है। तो हम इस तरह की कोई चीज़ मैं देखता हूँ, इक्का दुक्का केस तो किसी भी बीमारी में बंदा कमज़ोर हो सकता है। आपका कहना है डॉक्टर साहब कि इस बीमारी का इलाज होने के बाद इसको रोग नहीं बनाना चाहिए और अपनी मामूल की ज़िंदगी दोबारा इंसान को शुरू करनी चाहिए। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। जी नाजरीन, डॉक्टर शाज़ली मंजूर साहब के साथ हमारी ये मुफीद गुफ्तगू की तरह जारी रहेगी और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बहुत अहम गुफ्तगू होगी, वो वैक्सीनेशन के हवाले से होगी। हमारे साथ रहिए। एक वक्फ़े की तरफ जाते हैं और वक्फ़े के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद है मायनाज मुआलिज डॉक्टर शाज़ली मंजूर साहब। डॉक्टर साहब, इस प्रोग्राम के इस हिस्से में हम वैक्सीनेशन के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। इस वक्त पाकिस्तान में जो वैक्सीनेशन का अमल जारी है, इससे आप किस कदर मुतमईन है और ये कितना मुफीद साबित हो सकता है इस बीमारी से लड़ने के हवाले से? जी ऋषि, देखें हमारे यहाँ जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम था वो थोड़ा डिले शुरू हुआ। एक तो ज़ाहिर बात है कि कोवैक्स का प्रोग्राम वो हो गया, फिर इंडिया की तरफ से शुरू हो गए मसले मसाइल, उसके हम डिटेल में नहीं जाते। बहरहाल वो जब शुरू हुआ, गवर्नमेंट ने शुरू किया तो उसमें बहुत सारे जो थे मसले मसाइल हुए।
एक मसला मसाइल तो ये था कि हमारी आवाम को जो लोगों ने सोशल मीडिया पे वही बात है कि जो अफवाहें और स्टोरियाँ और कहानियाँ बना दी तो उसकी वजह से जो था लोगों ने उस पर जो है फ़ौरन जो है वो अमल नहीं किया और लोग नहीं गए। इवन मैं कहूँगा कि हम जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स, हम लोगों के भी जो है वो नहीं गए और काफ़ी इसमें स्लो प्रोसेस हुआ। बहरहाल जब आपके मीडिया के थ्रू डॉक्टर्स ने और हुकूमत ने बताना शुरू किया और वैक्सीनेशन प्रोसेस शुरू हुआ तो फिर बाद में हमें लोगों ने ये भी आके कहा जी लाइनें लगी, अब हमें वहाँ पे बड़ा घंटों खड़ा होना पड़ता है, तो ये एक अच्छी बात थी। लेकिन ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है, ये डिसइंफॉर्मेशन चल रही है आपकी सोशल मीडिया से। शुरू में लोगों ने जो चाइनीज़ वैक्सीन थी उस पर बहुत बड़ा जो वो कर दिया कि ये अफवाहें होगी कि ये नहीं लगानी चाहिए, इसका हमें पता नहीं है। फिर लोगों ने कहा जी हम बाहर की वैक्सीन का वेट करते हैं, वो आ नहीं रही है, जिसमें एस्ट्राजेनेका शामिल थी। बाकी जो वैक्सीन है मॉडर्ना थी, फाइज़र, वो हमारे यहाँ लाना ज़रा मुश्किल है। अब मेरे ख्याल हुकूमत जो है वो अगले हफ्ते या 1-2 हफ्ते में लाने के लिए उसके पेचीदा मसले हैं, उसके कोल्ड चेन स्टोरेज की ज़रूरत होती है। अब जो मसला सामने आ रहा है वो अब दूसरी वैक्सीन का कि लगाएं ना, उसमें क्लॉट्स का पता चल रहा है। एक चीज़ मैं आपके प्रोग्राम से बताना चाहता हूँ, मैंने खुद साइनोफॉर्म लगाई है, उसमें भी बहुत सारे लोगों की ये कहानियाँ थी और मिथ्स थी, अफवाहें थी कि जी वो तो अभी 50% रह गया और म्यूटेट कर रहा है वायरस, वो इफेक्टिव नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए हमारे पास, आपने शुरू में सवाल किया रशीद के, हमारे पास कोई हथियार नहीं है इस मोहलिक बीमारी को जंग लड़ने के लिए। इसके ख़िलाफ़ अल्लाह ने हमारे पे करम किया, ख़ास तौर पे पाकिस्तान ने करम किया है, में करम अल्लाह ने किया और उसमें ज़ाहिर बात है दीनी एक चीज़ हमारे शामिल है उसमें, उसकी वजह से शायद हम ठीक हो गए या अल्लाह का हमारे पे जो भी उसके आप नतीजा निकाल लें। लेकिन देखें प्रिवेंशन इसमें जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी हथियार एक ही है कि हमें बचना है और हम एक ही सूरत में कर सकते हैं कि अगर हम मास इम्यूनाइजेशन कराएं। देखें हर्ड इम्यूनिटी की बात आपने की है, हर्ड इम्यूनिटी दो तरह से हो सकती है, या मैसिव पैमाने पे आप लोगों को इन्फेक्ट कर दें, एक्सपोज कर दें, उसके नतीजे में ये हो सकता है कि बहुत से लोग एक्सपोज होकर अमवात बहुत हो सकती हैं, अस्पताल भर सकते हैं, आपके हेल्थ केयर पे बर्डन आ सकता है और एक बहुत मुसीबत पड़ सकती है, जिस तरह आप इंडिया का हाल देख रहे हैं। दूसरी हर्ड इम्यूनिटी आप कर सकते हैं कि मैसिव पैमाने पे हम वैक्सीनेशन करें। तो एक तो हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करने के लिए, एक प्रिवेंशन के लिए हमें दो वजह से ये वैक्सीन लगानी। जहाँ तक क्लॉट की बात है, क्लॉट देखें कोई भी, ये कोविड-19 खुद एक क्लॉट मरीज में दे सकता है। इसकी बीमारी से लोग मर सकते हैं, लोग अस्पताल में दाखिल हो सकते हैं, हेल्थ केयर पे बर्डन पड़ सकता है, रिश्तेदार आपके जो है वो बीमार हो सकते हैं, आपके घर वाले, आपके बच्चे, माँ बाप, बूढ़े लोग। और एक तरफ वैक्सीन लगानी है और अगर आप मिलियंस में चले जाएं तो उसमें से 50-60 लोगों के जिसकी तनासब में 0.0006% से भी कम होगा, उनमें क्लॉटिंग देखी गई है। तो अब लोग इस चीज़ पे डर रहे हैं कि जी अगर हम गए तो हमें क्लॉटिंग हो जाएगा। क्लॉटिंग का रिस्क जितना इस वैक्सीन से उससे कहीं ज़्यादा बाकी पॉपुलेशन में पाया जाता है, किसी वजह से भी क्लॉटिंग हो सकती है। तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं आवाम को यही मैसेज दूंगा कि जी ये खुदा रहा ये वैक्सीन लगाएं, क्योंकि जो रेशो इसमें बीमार होने की या मरने की है वो कहीं ज़्यादा है कि आपको क्लॉट हो जाए, और ये वाहिद चीज़ है जो इस मोहलिक बीमारी से आपको बचा सकती है। यानी आपका कहना है डॉक्टर साहब कि वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स से इस बीमारी का शरह मौत बहुत ज़्यादा है, लिहाजा वैक्सीन ही वाहिद हल है। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने साइनोफार्म के बारे में तो बता दिया, पाकिस्तान में ज़्यादातर इसी वैक्सीन ही का इस्तेमाल हो रहा है। आजकल सरकारी अस्पतालों में एस्ट्राजेनेका भी प्रोवाइड किया जा रहा है और मरीज़ों को जो है शहरियों को लगाया जा रहा है ये वैक्सीन। आप हमें बता सकते हैं, आपने तो वजाहत कर दी कि क्लॉटिंग की जो किस्से कहानियाँ हैं सारे सोशल मीडिया ही के करामात है या उन्हीं के नतीजे से ये गलतफहमियाँ पैदा हुई हैं। ये एस्ट्राजेनेका जो है, साइनोफार्म को तो आप एडवाइस कर रहे हैं, ये एस्ट्राजेनेका हुआ या स्पॉन्टेक हुआ या बाकी जो अप्रूव्ड है WHO से और जो वैक्सीन है, इनमें आप किसको सजेस्ट करते हैं और इसमें वाकई कोई ऐसा वैक्सीन है जो इंसान के लिए ज़्यादा ख़तरनाक है? देखें इसमें कोई वैक्सीन ख़तरनाक नहीं, जितनी वैक्सीन है
इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो मामूली हैं। मतलब एक तो ये कि जहाँ वैक्सीन लगी है वहाँ पे आपको दर्द हो सकती है, फिर आपको हल्का बुखार हो सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकती है और नज़ला ज़ुकाम हल्का सा। ये किसी भी वैक्सीन से, हम लोग इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन लगा रहे हैं, सालों से मरीज़ों को लगा रहे हैं, और इसी तरह निमोनिया वैक्सीन है, तो इसकी जो है इसी तरह की साइड इफ़ेक्ट हैं। देखिए ये जितने भी वैक्सीन हैं ये लाइव वैक्सीन नहीं है, मतलब इसमें वायरस जो है वो ज़िंदा नहीं है। इसमें जो वायरस होता है वो डेड वायरस होता है, और वो उससे ये टेक्नोलॉजी से ये वैक्सीन बनाई जाती है, और ये जब आपके जिस्म में जाती है तो ये एक इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करती है, और उस इम्यून रिस्पॉन्स जब क्रिएट होता है, एक फॉरेन बॉडी जाती है, उससे ये थोड़े साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं, और वो बड़े लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं, 24 घंटे 48 घंटे में ये ख़त्म हो जाता है। तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है मेरे ख्याल में। अगर आप मुझसे पूछें तो कोई भी वैक्सीन जो आपको अवेलेबल हो, गवर्नमेंट कोई भी वैक्सीन आपको ऑफर करे, आप फ़ौरन लगाएं, चाहे वो एस्ट्राजेनेका है, चाहे वो साइनोफार्म है, चाहे वो कैंसाइनो है, चाहे वो साइनोवैक है, जो हमारे पास अवेलेबल हैं हम उसके बारे में बात करें। अभी जो वैक्सीन पाकिस्तान में आई नहीं है, अब हम उसके पीछे चले जाएं। वो जो वैक्सीन बाहर शुरू में आई थी उसमें भी क्या सराहियाँ हैं, उसमें भी स्टोरी थी कि वो कोई चिप डाल देंगे, ये कर देंगे, अब लोग उसके पीछे चलना शुरू हो गए। पहले वो जो सोशल मीडिया ने उनके उसके बारे में काफ़ी क्या सराहियाँ, स्टोरी और मिस इन्फॉर्मेशन दी। अब जब कतई कलामी के लिए माजरत, आजकल सोशल मीडिया का आप जिक्र कर रहे हैं, इस पे 2-3 दिनों से ये प्रोपेगेंडा हो रहा है कि जो वैक्सीन लगाता है, जो शहरी या जो मर्द व ख़वातीन, वो मैग्नेटिक उनमें मैग्नेटिक कुछ शुआएँ दाखिल हो जाती है, और मैग्नेट साथ ख़ासकर खैबर पुख्तनख्वा में आज अखबारात में भी खबरें छपी है कि मैग्नेटिक कोई चीज़ें इंसान की बॉडी में दाखिल हो जाती है। ये क्या है? इस हवाले से आपकी जो माहिराना कोई राय हो सकती है इस हवाले से? देखिए इंसान के जिस्म में बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे यहाँ डिफरेंट नमकियात हैं, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, हम खुद MRI कराते हैं, CT स्कैन होते हैं, तो हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने इनबिल्ट हैं। अगर मैग्नेटिक कोई चीज़ डाल भी गई है और आपको है तो वो कोई बेज़रर सी चीज़ है, वो पड़ी रहेगी। आप सारा दिन घड़ी पहनते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें अपने पास रखते हैं, चाबी रखते हैं, कुछ चीज़ उनमें भी मैग्नेट होते हैं, तो इसका कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। जहाँ तक बात है कि इसमें कोई ऐसी मटेरियल डाला गया है, अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं है। बल्कि जिन्होंने बाहर की वैक्सीन लगाई है उनके अगर आप एंटीबॉडी देखें तो वो बहुत ज़्यादा है। असल में इसकी टेक्नोलॉजी डिफरेंट है। यानी आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि बिल गेट्स कोई चिप्स डालने वाला नहीं है, ये वैसे अमूमी तौर पे हो जाता है अगर कोई मैग्नेटिक लहर किसी को फील हो जाए बॉडी में। नहीं, मुझे तो ये समझ नहीं है कि मैग्नेटिक हमारे अंदर डाल के वो हमारा क्या, हमारे यहाँ आप देखें कार्ड है, हम अपना कार्ड यूज़ करते हैं, हमारा चिप उसमें लगी है, हमारा डाटा दुनिया में हर जगह लगा है, कहीं हम एम्बेसी में जाएं, कहीं बैंक में जाएं, तो अगर उस मैग्नेटिक में कुछ चीज़ हमारा डाटा ही अगर कहते हैं आ गया तो फिर क्या मतलब। ये तो अब नई दुनिया में आप जाएंगे, आपके यहाँ चिप ही इंट्रोड्यूस होगा ताकि ना आपको पासपोर्ट की ज़रूरत हो। ये भी तो सोशल मीडिया पे आ रहा है। तो आई थिंक इतना बड़ा इसको जो है ना आप वो ना बनाएं। हमें जो है इस मोहलिक बीमारी से बचना है, और ये दुनिया में आप देखें जिन जिन को ये वैक्सीनें लगी हैं अब वहाँ पे तो SOPs भी ख़त्म कर दिए उन्होंने। और चूंकि जो है कि आपकी एंटीबॉडीज़ इतनी प्रोड्यूस हो रही हैं कि आपका जो है आगे जो इससे इन्फेक्शन लेना जो है वो बिल्कुल मतलब ना होने के बराबर होगा। तो आप अपनी ज़िंदगी में आपने लौटना है। अब आपके पास एक मोबाइल है तो वो भी गूगल ट्रेस कर रहा है कि आप कहाँ जा रहे हो या आपका डाटा ले रहा है, उस पर भी क्या सराही है। जी डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, बहुत सारे मरीज़ ऐसे हैं जिन्होंने, या बहुत सारे शहरी ऐसे हैं कि एक डोज लेने के बाद वैक्सीन के बीच ही में कोविड का शिकार हो गए। ऐसे मरीज़ क्या करे? एंटीबॉडीज़ का आपने जिक्र किया, किस लेवल तक इंसान इंतज़ार करे और कोविड से रिकवर होने के बाद फिर आया जो कोविड गुजार चुके हैं उन मरीज़ों को भी वैक्सीन लेनी चाहिए, और अगर लेनी चाहिए तो उसका टाइम पीरियड क्या होना चाहिए? जी, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सवाल किया आपने। देखें अगर मैं मरीज़ों की तादाद देखूं, 100 मरीज़ 150 मरीज़ अगर दिन में ये तादाद हो तो इनमें से 5-6 मरीज़ मेरे पास ऐसे आते हैं जिनको फर्स्ट डोज़ या सेकंड डोज़ वैक्सीन के बाद सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब उसको लोग जो है उससे दे देते हैं कि जी हम चूँकि वैक्सीन लगाई तो हमें उससे अब
ये कोरोना हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैंने आपको अभी भी बताया वैक्सीन के हवाले से कि इसमें डेड वैक्सीन होती है। ये कोविड या कोरोना नहीं कर सकता जिस्म में दाखिल होकर, इसके अपने थोड़े से साइड इफ़ेक्ट हैं। होता ये है कि जब आप कोविड वैक्सीन लगाने के लिए जाते हैं, या तो आप पहले एक्सपोज हो गए होते हैं, या आपकी इम्यूनिटी इतनी कम हो जाती है वैक्सीन लगाने के बाद, तो आप कहीं भी एक्सपोज हुए, या आपने पहले से अगर आपके जिस्म में कहीं वायरस पड़ा हुआ है, तो आप कोविड का शिकार हो जाते हैं। तो ये उसकी वजह बनती है। अच्छा, अब उसके बरक्स अगर आप देखें, हो भी गया है, जो ये मरीज़ मेरे पास आते हैं वो बहुत जल्द सेहतियाब हो जाते हैं, उनकी बीमारी बहुत शिद्दत नहीं इख्तियार करती, अस्पताल में वो नहीं रहते, उनको इंट्रावीनस दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये लोग जो हैं उन लोगों के बरक्स बहुत अच्छे होते हैं जिनको वैसे ही कोविड हो गया हो और वो उनको वैक्सीनेशन ना हो। तो इसको हम वैक्सीन से जोड़ नहीं सकते। वो ये एक्सपोज हुए होते हैं, उस दौरान एक्सपोज हुए होते हैं, या जब उनकी इम्यूनिटी कम होती है तो वो एक्सपोज हो जाते हैं घर में कहीं पे भी जहाँ पे वो रहते हैं, या कभी काम पे जाते हैं, और उनको कोविड हो जाता है। तो इसको बिल्कुल जहन में ना लाएं कि चूंकि हमने वैक्सीन लगाई थी तो वैक्सीन के अंदर हमें कुछ चला गया और हमें कोरोना हो गया। ठीक। तो डॉक्टर साहब, ऐसे मरीज़ों को फिर एंटीबॉडीज़ करके और माहिर डॉक्टर से मशवरा लेने के बाद दूसरी डोज लेनी चाहिए? जी जी, आपके दूसरा सवाल था। देखें, एंटीबॉडीज़ आपने करानी है 3 से 4 हफ्ते बाद। अब उसमें जो है एंटीबॉडीज़ का आपने वेट नहीं करना, क्योंकि किसी की एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, किसी की एंटीबॉडीज़ बहुत कम होती हैं, किसी की एंटीबॉडीज़ नहीं आती। तो हमें लोग जो है डेली मैसेज कर रहे होते हैं कि हमारी एंटीबॉडी, अभी तो हमने तो वैक्सीन लगाई। हर एक का डिफरेंट जो है एंटीबॉडी का एक जो रिएक्शन है, या एक उसका वो बताता है। तो बाज़ लोगों का 1 हफ्ते में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, बाज़ लोगों की 4-6 हफ्ते में नहीं बनती। तो उसके बारे में आप परेशान ना हो। अगर एंटीबॉडी नहीं भी बनी तो आप डोज जो आपका 3 हफ्ते बाद 4 हफ्ते बाद लगना है वो जाके आप लगा लें। अगर किसी की बहुत ज़्यादा भी एंटीबॉडी है तब भी वो सेकंड डोज लगाएगा। आपने डोज अपनी पूरी रखनी है, बरक्स इसके कि अगर हर सूरत में पूरी करनी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमारा जी तो चाहता है कि इस मौजू पे आपसे और भी गुफ्तगू करें, लेकिन हमें इल्म है कि आप बहुत मसरूफ़ होते हैं, मरीज़ आपके इंतज़ार में होंगे। जी नाजरीन, ये थे डॉक्टर शाज़ली मंजूर साहब। उनकी आपने नहायत ही मुफीद गुफ्तगू सुनी। हमारा जी तो चाहता है कि उनसे और भी गुफ्तगू करें, लेकिन वक्त हमारे प्रोग्राम का ख़त्म हुआ चाहता है। डॉक्टर साहब की एक दफ़ा फिर शुक्रिया के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।